नेक्स्ट आपका जो सेकंड बुक है केमिस्ट्री का, ये है आपका टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11। रिएक्शन में आपको केमिस्ट्री की सबसे जो इम्पोर्टेंट एंड बेसिक रिएक्शन प्रिंसिपल्स है, दैट इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, उनके बारे में पता चलता है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से किस तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की कॉन्सेप्ट बिल्ड होती है, यहाँ में ऑक्सीडेशन नंबर, फिर कैसे हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, और हमारे जो सबसे केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट टाइट्रेशन, टाइट्रेशंस के बारे में हमें पता चलता है कि रेडॉक्स टाइट्रेशंस किस तरह होती है, उनमें कौन से केमिकल प्रोसेसेस चल रहे होते हैं जब हम वो टाइट्रेशन कर रहे होते हैं, एंड हमें इसके बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशंस भी मिलती हैं। तो ये चैप्टर आपके सारे रिएक्शन बेस के ऊपर है, आपको रिएक्शंस के ऊपर किस तरह से हमें कंसेप्चुअलाइज होते हैं, आखिर रिएजेंट किस तरह से, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, किस तरह से कोई रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इनके बीच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का क्या रिलेशन होता है, हम इनको किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, इसमें उनकी वैलेंसी का क्या, आपका क्या इफेक्ट होता है, फिर जो हमारे टाइट्रेशन होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, रेडॉक्स टाइट्रेशन एक्चुअली किसको कहा जाता है, फिर उसमें स्टोइकोमेट्री का कौन सा रोल होता है, इसके ऊपर हम बेसिस करते हैं। ये आपका आ जाती है रेडॉक्स रिएक्शंस। फिर आपको जो चैप्टर नंबर 9 है वो है हाइड्रोजन। तो चैप्टर नंबर 9 बेसिकली हमारा फर्स्ट, जो आपको पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसके ऊपर है। हाइड्रोजन की अपनी काफ़ी सारी यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं। हाइड्रोजन का सबसे डिबेटेबल प्रॉपर्टी वो नंबर 1 पोजीशन पे है ही क्यों, यही है। तो डेफिनेटली यहीं से शुरू होती है उसकी काफ़ी सारी यूनिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। वाटर, फिर आपके उसके तीनों के तीनों जो उसके आइसोटोप्स हैं, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, उनके बारे में, फिर हैवी वाटर, उसके बारे में हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन इकोनॉमी, कि आपके 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इस चैप्टर में, दैट इज आपके इनको लेके आपके, इनको बेसिकली यहाँ आपको प्रिपरेशंस भी मिल जाएंगे, एंड आपको यहाँ हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर के बारे में मिल जाएगा, हैवी वाटर की यूजेस एंड प्रॉपर्टीज के बारे में मिल जाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड वो एक काफ़ी इस्तेमाल होने वाली रिएजेंट है केमिकल रिएक्शंस में, तो उसकी कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, किस तरह वो इस्तेमाल होती है, आखिर उसके यूजेस क्या है, कौन से टेस्ट देता है, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको पता चलेगा। एंड लास्ट आपका हाइड्रोजन इकोनॉमी। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है ये आपका हो जाता है एस ब्लॉक। तो इस चैप्टर में हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ एस ब्लॉक एलिमेंट्स के आपके सारे, दैट इज ऑकरेंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी, देन जनरल प्रॉपर्टीज, आपका फिर उसके उनके फिजिकल बिहेवियर्स, उनके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, सब के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं एल्कली मेटल्स की, उनके केमिकल ट्रेंड्स, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके एनालॉगस बिहेवियर्स, फिर उनके कंपाउंड्स, इनके बारे में बात करते हैं। देन हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में बात करते हैं, उनके भी आप वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ट्रेंड्स, रिएक्टिविटी, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके रिलेशनशिप्स एंड उनके मटेरियल्स विथ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। ये आपकी सारे के सारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स की हो गई, दैट इज ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स की। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर हो जाता है, ये चैप्टर नंबर 11, ये हो जाती है आपकी पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। जैसे हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए देखा था, वैसे आपकी पी ब्लॉक के लिए भी हम पहले ग्रुप 13 से शुरुआत करते हैं, जो आपका हो जाता है बोरोन फैमिली के लिए। बोरोन फैमिली में हम इंट्रोडक्शन, फिर उनकी ऑकरेंस, फिजिकल प्रॉपर्टी, आपका जो फर्स्ट कंपाउंड है इस पूरे ग्रुप का। नेक्स्ट यहाँ ग्रुप 14 एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, जहाँ जो है आपकी कार्बन फैमिली, एंड यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी फिर से आपको कार्बन के लिए ही दिया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं ग्रुप, ये दोनों ग्रुप के बारे में बात करते हैं, एंड यहाँ पे आपके सिलिकन के बारे में भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है कि सिलिकन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन, सिलिकेट्स एंड जियोलाइट्स, इनके बारे में भी आपको इसी चैप्टर में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ बेसिकली हम 2 ग्रुपों के बारे में बात कर रहे होते हैं, ग्रुप 13 दैट इज द बोरोन फैमिली एंड द ग्रुप 14 दैट इज द कार्बन फैमिली। हम इन दोनों फैमिलीज के बारे में
बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा फर्स्ट टाइम के लिए इस 11 के पूरे क्लास 11 की केमिस्ट्री की बुक में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब तक हमने डिस्कस नहीं की होती है क्लास 11 की पूरे बुक में। ये आपकी फर्स्ट टाइम है जो यहाँ आपको इंट्रोड्यूस की जाएगी। फर्स्ट यहाँ हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते कौन से हैं, उनके बॉन्ड्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन मिलेगी। फिर हम आईयूपीएसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ सबसे आपके हाईलाइटेड पोर्शन ही हो जाएगी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर्स। हमें डिफरेंट डिविजन्स मिलेंगे जैसे कि ब्रांच्ड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। फिर हमें मल्टीपल ग्रुप्स के साथ पॉलीफंक्शनल्स, ऐसे काफ़ी सारे ग्रुप्स के वगैरह वगैरह आपको ऐड कर दिए जाएंगे। एंड उनकी कैसे आपकी नेमिंग होती है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, सबके कैसे आपकी नेमिंग होती है, उनका आईयूपीएसी नेम कैसे दिया जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन आ जाएगा। नेक्स्ट हमें यहाँ आइसोमरिज्म के बारे में बताया जाएगा। स्ट्रक्चरल, स्टेरियो, आइसोमरिज्म दोनों ही थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी जाती है आपकी। एंड हमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में का कंसेप्ट आपको पूरे केमिस्ट्री में हमेशा जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट, देन हमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस और मेसोमरिज्म, इनके बारे में पता चलता है। एंड नेक्स्ट पता चलता है हाइपर कॉन्जुगेशन। इनके बारे में पता करना काफी जरूरी है। इनको इनकी कंसेप्ट आपकी बहुत जरूरी रहेगी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ही नहीं, आपको पूरे हायर स्टडीज के लिए भी आपको जब भी जाना होगा इनकी कंसेप्ट काफी जरूरी होती है। आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में भी फर्स्ट टाइम बताया जाएगा कि कार्बोकैटायंस, कार्बोएनायंस, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। एंड फिर हमें कुछ यहाँ पे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में दिया गया हुआ है। हमें यहाँ उनकी थोड़ी सी जनरल इंट्रोडक्शन है। एंड हमें कुछ सिंपल प्रोसेसेस भी दिए गए, फिजिकल प्रोसेस जैसे फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, इनके बारे में, क्रोमेटोग्राफी, इनके बारे में भी कुछ बताया गया है। तो आपको पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली बॉन्डिंग, कौन से मॉलिक्यूल्स को हम ऑर्गेनिक में कंसिडर करते हैं, उनके फंक्शनल ग्रुप्स कैसे होते हैं, हम उनकी नेमिंग कैसे करते हैं, कौन एलिफेटिक होता है, कौन ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, और फिर एरोमेटिक कौन से होते हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन आती है। फिर उनके आइसोमरिज्म के बारे में थोड़ी सी आपको बताया जाता है। नेक्स्ट हम उनके इफेक्ट्स के बारे में जानते हैं, उनके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में जानते हैं। आप जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उनकी उनकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म्स, वो कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस आखिर अपनी डायनामिक्स कैसे दिखाती कैसे है, उसके बारे में कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए यहाँ आपको मेन इफेक्ट से जाती है, जो आपकी इंडक्टिव इफेक्ट, आपका रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमेरिक एंड हाइपर कॉन्जुगेशन से बिल्ड होगी। एंड फिर लास्ट में आपको जो यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस हैं जिसमें हम प्यूरिफिकेशन एंड एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। अब उनके बारे में बात करते हैं, उनका इंट्रोडक्शन दिया जाता है आपका। यहाँ हम फर्स्ट एल्केन के बारे में बात करते हैं, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन एंड फिर एरीन्स के बारे में बात करते हैं। एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, नेरिन्स, सबके आपके नोमेनक्लेचर, आइसोमरिज्म, फिर उनके जनरल प्रिपरेशन मेथड्स, उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस के बारे में बताया जाता है। आपको सब में वही सब देखने को मिलेगा, सबके नोमेनक्लेचर, सबके आइसोमरिज्म्स, सबके स्ट्रक्चर्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलेंगे। एंड ऑल्सो हमें जो एल्केन्स है उनके स्टेरियो आइसोमरिज्म कॉन्फर्मेशंस भी हमें देखने मिलेंगे। ये आपको बाकियों के लिए नहीं चाहिए, सिर्फ आपके एल्केन्स के लिए हमें देखने को मिलेगी। एंड आपके जो एरीन्स आ जाएंगे, एरीन्स में हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है एरीन का, वो हमें देखने को मिलेगा। एंड रेजोनेंस और फिर हकल्स लॉ ऑफ एरोमेटिसिटी, ये यहाँ के हाईलाइट होंगे जब आप एरीन्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। हकल्स लॉ ऑफ एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस, और फिर हमें ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस कैसे करते हैं और इनके जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनके डायरेक्टिव इन्फ्लुएंसेस कैसे आते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे हाईलाइटेड की तरह हम बात करेंगे जब हम एरेंस के ऊपर बात कर रहे होंगे। फिर आपका नेक्स्ट एंड द लास्ट चैप्टर जो इस आपका केमिस्ट्री क्लास 11 में आ जाता है, वो है आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। हम जानते हैं कि हमारी जो साइंस होती है, वो साइंस हम सिर्फ किताबों में, केमिस्ट्री सिर्फ किताबों में नहीं होती,
हम डेली लाइफ में हमारे चारों ओर इन चीज़ों को होते हुए एक्सपीरियंस कर सकते हैं एंड फील कर सकते हैं। हम इनका इफ़ेक्ट, इनकी जो आपका प्रभाव होता है आपके एनवायरनमेंट में, हमारी डेली लाइफ में, वो हम देख सकते हैं कि क्या होता है एंड कैसे होता है। केमिस्ट्री की जो आपकी एप्लीकेशंस है वो हर तरफ है। तो इसका आपका हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारी लाइफ़स्टाइल पे कैसे इफ़ेक्ट होती है, इसके बारे में कुछ आपको हिंट देने के लिए यहाँ पे ये चैप्टर है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसमें फर्स्ट हम यहाँ ओवरव्यू लेंगे कि एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स क्या होता है। फिर हम एयर पोल्यूशन और फिर उसके इफेक्ट्स, वाटर पोल्यूशन एंड उसके इफेक्ट्स, फिर सॉइल पोल्यूशन एंड इनके इफेक्ट्स, एंड फिर लास्ट में स्ट्रेटजी फॉर कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ हम सिर्फ इन पोल्यूशन के बारे में बात करते वक्त सिर्फ हम ऐसे ही बात नहीं करेंगे, हम इन्हें साइंटिफिक वे पे इन्हें डिफाइन करेंगे। पोल्यूशंस किस तरह से हो रही है, उनके उनके आपके जो पोल्यूशंस के कॉजेस कहाँ कहाँ से हो रहे हैं, और स्पेसिफिक हम पोल्यूटेंट्स की बात करेंगे यहाँ बिल्कुल केमिस्ट्री के टर्म्स पे कि किस तरह से कौन सी चीज़ें किसके कितने परसेंटेज बढ़ने से हमारे एनवायरनमेंट पे किस तरह का इफेक्ट हो रहा है, इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। या हम आपके जो एयर पोल्यूशन, फिर हम बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, इनके बारे में भी हम पता करेंगे कि कौन से सब्सटीट्यूएंट्स होते हैं। जैसे आप एयर पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो हम यहाँ पार्टिकुलेट एंड पार्टिकुलेट नेचर ऑफ एयर के बारे में बात करेंगे, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ जो पोल्यूटेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर हमारे कौन से गैसेस हैं जो आपके एयर पोल्यूशन में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में भी जानेंगे। यहाँ आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। और फिर हम ये भी देख सकते फैल रहे हैं, ये हो रहा है। होता क्या है जब ये हम इमिशंस, जैसे कि हम बोलते रहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकल गए हैं, तो ये हार्मफुल है। तो क्यों, ये क्या कर रहे हैं, इसके बारे में हमारी जो कौन सी केमिस्ट्री है बिहाइंड दीज इफेक्ट्स, इसके बारे में यहाँ पे आपको थोड़ी सी ओवरव्यू मिलेंगे। फिर हमें आपके उसी तरह हम ओजोन लेयर के बारे में बात करेंगे कि आखिर ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो क्यों रहा है, कौन से रिएक्शंस है जो आखिर होने पे आपके ओजोन को डिप्लीट कर रही है, कि कौन सा रिएक्शंस हो रहा है। और यहाँ पे आपको उसके रिलेटेड थोड़े से मैकेनिज्म्स भी मिलते हैं। जहाँ हम स्मॉग के बारे में जब बात कर रहे होंगे एयर पोल्यूशन में, तब आपको थोड़ा सा यहाँ पे पता चलेगा। स्पेशली स्मॉग में हमें यहाँ मिलेगा। फिर एसिड रेन जैसे टर्म्स, आखिर एसिड रेन होती क्यों है, हम उसे एसिड रेन कहते क्यों है, तो इन सब बातों में हमें पता चलेगा। एंड फिर ऑल्सो वैसे ही हम वाटर पोल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। फिर नेक्स्ट वाटर पोल्यूशन के बारे में बात करते वक्त आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म भी मिलेगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी ऑफ वाटर। आखिर ये होती क्या है, फिर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी, ये सब होते क्या है, इनके बारे में पता चलेगा। एंड आपकी कौन सी एलिमेंट की कितने कंसंट्रेशन से कौन सा हार्मफुल होता है, हम वो भी पता चलेंगे। वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में भी इस चैप्टर में हम थोड़ी सी बात करेंगे। एंड फाइनली हमें यहाँ पे आपको ग्लिम्स ऑफ मिलेगा ग्रीन केमिस्ट्री की। ग्रीन केमिस्ट्री इज अ वेरी फ्रेश एंड न्यू अप्रोच टुवर्ड्स द केमिकल रिएक्शंस। अब जितने भी आपके सिंथेसिस हैं, हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, वो ग्रीनर होने की कोशिश कर रहे हैं। केमिस्ट्री अपनी ओवरव्यू चेंज करना चाहती है इस ग्रीन केमिस्ट्री की ओर। अभी काफ़ी सारी आपको अभी लेटेस्ट आप देखेंगे तो लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस काफ़ी उस तरफ। एंड तो इस यहाँ पे आपको कुछ टेक्निक्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको बस एक ओवरव्यू दिया जाएगा कि ग्रीन केमिस्ट्री का हम किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत छोटा सा पोर्शन है, जस्ट मे बी अ ग्लिम्स ऑफ इट। तो ये देखने को मिल जाएगी आपको इस चैप्टर में। तो ये हो जाती है आपकी 14 के 14 चैप्टर्स खत्म आपके इस दोनों बुक्स में। यहाँ फर्स्ट क्लास 11 में आके हमें डरना बिल्कुल नहीं है। हमें बस यहाँ पे ध्यान देना है कि ये सब इंट्रोडक्टरी एंड आपके प्रिलिमिनरी जो नॉलेजेस हैं उनके ऊपर हमें अपनी कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड करनी है। सिर्फ याद रखना है या फिर ऐसे कुछ को सोच के हम ये अप्रोच नहीं रखेंगे। हमें बिल्कुल इस तरह सोचना है कि हम कोई फाउंडेशन बना रहे हैं, ताकि यहाँ जो चीज़ें हम याद रखेंगे, यहाँ जो कंसेप्ट हम बिल्ड करेंगे, वैसे ही हम जब अच्छे से फाउंडेशन बना लेंगे तब हमारे क्लास 12th में जो चैप्टर्स आएंगे उससे हमारी बहुत मदद हो जाएगी। ये सारे चैप्टर्स होते हैं जो लिंक्ड होते हैं। हमेशा साइंस एक सिस्टमेटिक वे है
जिसमें स्टडी में हर चीज़ इंटरलिंक्ड होती है। आपको कोई भी चीज़ बीच में समझ में नहीं आएगी तो आपको बाद में बहुत तकलीफ होती है। इसीलिए हम हर चैप्टर के कंसेप्ट को समझेंगे, किस तरह से हम उसे डिकोड करेंगे, हम उसे सिस्टमेटिक वे में पढ़ने के बाद ये हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो इसीलिए ये किताब जो है हम काफ़ी काफ़ी ध्यान से एंड काफ़ी डिलीजेंटली हम अच्छे से स्टडी करेंगे तो केमिस्ट्री बिल्कुल एक बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, एक अच्छी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो डेफिनेटली आपको बस अपना ध्यान अच्छे से लगाना होगा तो आप इस सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। एंड ये भी नहीं, आपको हायर स्टडीज़ में आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, केमिस्ट्री हमेशा आपके लिए चीज़ है जो आपकी बेसिक्स, जो आपकी फाउंडेशन एंड आपका इंटरेस्ट टुवर्ड्स केमिस्ट्री बिल्ड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी।